के जरिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इसमें शामिल हैं कोचिंग संस्थाएं और जो सेंटर्स जो प्राइवेट हैं वो इसमें बड़ी धांधली का खेल खेल रहे हैं और ऐसे में इन पर अब जो है कार्रवाइयां कब होंगी इनका इंतजार है। पुलिस की तरफ से टीमें बना दी गई हैं। भरोसा लगातार तमाम मंत्री जी मीडिया के मंच पर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द सब जो इस तरह के दलाल हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है अब अगला पड़ाव, क्योंकि अब बात बिहार को लेकर करेंगे, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती में सबसे ज्यादा छात्र जो है अभ्यर्थी जो है वो अपीयर होते हैं, आवेदन करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह के अभ्यर्थियों और छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक बार प्रतिक्रिया क्या कुछ वहां से मिल रही है इस साल के सबसे बड़े खुलासे को लेकर बताने के लिए हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना से रितेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। रितेश, साल का सबसे बड़ा खुलासा और 1 लाख सीटों पर 1.25 करोड़ अगर अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, उसमें एक बड़ी तादाद बिहार में जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं सालों से, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में खुलासा इतना बड़ा है, इंपैक्ट बिहार में क्या कुछ है? अब बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार में सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो रेलवे की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और जी राजस्थान की इस मुहिम का, इस स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा ही यहां पर लोगों ने स्वागत किया है। खास तौर पर स्टूडेंट जो हैं उन्होंने स्वागत किया है, क्योंकि देखिए बिहार जो प्रदेश है यहां पर अभी भी रोजगार को लेकर वो माहौल नहीं है। लिहाजा सरकारी नौकरी ही एकमात्र सहारा होता है जो भी यहाँ के छात्र होते हैं, जो भी अभ्यर्थी होते हैं। और अगर उसमें भी सेटिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे युवा कहां जाएंगे। हमारे साथ पटना के कॉलेज के छात्र मौजूद हैं। ये बताइए कि एक मुहिम हम लोगों ने चलाई, ये स्टिंग ऑपरेशन राजस्थान में किया और ये पता चला कि आप जो आरआरबी रेलवे की परीक्षा देने जाते हैं उसमें सेटिंग हो जाती है। खुलासा हो गया है, क्या कहेंगे इस मुहिम को? सर, पहले बात तो यहाँ जो पटना में लड़के आते हैं गाँव से 5-6 साल मतलब टाइम देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ भी अगर सेटिंग होता है तो ये बहुत बुरा बात है हमारे देश के लिए और फ्यूचर के लिए बच्चों के। इससे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। आप लोग के मतलब इस मुहिम को हम लोग मतलब सराहना करते हैं, क्योंकि आप लोगों से बच्चों को भी मदद मिलेगी। जो बच्चे उम्मीद करते हैं, मीडिया ही होती है जो कि हमारे कॉमन मैन की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। मीडिया होती है जिसके माध्यम से हम लोग अपना अपना विचार जो भी है, हम लोग जो भी मतलब हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग चाहते हैं, वो हम आपके थ्रू ही सरकार तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए हम लोग आपकी सराहना करते हैं कि आप लोगों की वजह से हम स्टूडेंट्स को मतलब बहुत मदद मिली है और राह मिली है, इसी वजह से हम आगे कर पाएंगे। क्या कहिएगा? बहुत बुरा लगता है जब इतना साल प्रिपरेशन करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि पेपर सेटिंग हो जाता है या लीक हो जाता है, तो बहुत चीज़ होता है जिस वजह से हम लोग को दिक्कत होता है और जिस वजह से साल साल हम लोग बेरोजगार रहते हैं। इतना पढ़ाई का क्या फायदा जब नौकरी ही नहीं मिल रहा है? बिल्कुल वाजिब सवाल है रितेश की इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। लेकिन एक बार इन छात्रों से पूछिए कि ऑफलाइन परीक्षाओं में धांधली तो इन्होंने पहले सुना होगा, ऑनलाइन परीक्षा में भी धांधली हो रही है, इसको जानने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि अब तक यही माना जाता रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा मतलब पारदर्शी परीक्षा, किसी ने सोचा नहीं था धांधली वहां भी है। बिल्कुल, ये सवाल मैं पूछूंगा। और देखिए कि जी राजस्थान की इस मुहिम का बिहार के छात्रों ने बहुत ही स्वागत किया है और सराहना कर रहे हैं। ये बताइए कि अभी तक माना जाता था कि ऑफलाइन परीक्षाएं जो होती हैं उसी में धांधली हो सकती है, लेकिन अब ऑनलाइन परीक्षाओं में धांधली हो रही है, सेटिंग्स हो रही हैं, सेटर्स जो हैं वहां भी घुसपैठ कर लिए हैं। जी हाँ, ये जो भी हुआ है बिल्कुल बहुत बुरा हो रहा है। ऑनलाइन में जब ऐसा हो रहा है तो ऑफलाइन का तो बात ही छोड़ सकते हैं आप। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है, देश में नहीं बिहार में भी सब जगह हो रहा है। तो ऑनलाइन सेंटर जो सरकार एनटीए जो एजेंसी बनाई है वो किस काम की एजेंसी, क्या फ़ायदा उस एजेंसी बनाने का जब ऑनलाइन में ऐसा हो रहा है? तो क्या कहिएगा? अब इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर कि स्टिंग ऑपरेशन होने के बाद अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो फिर हमारे इतना प्रिपरेशन करने का, मेहनत करने का ही फायदा रह जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर सब मिल के ऐसे भी करते हैं, अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, लाठीचार्ज कर देते हैं, गवर्नमेंट बाहर भगा देती है। इतना साल से बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का वही हाल है, 5-5 साल लग जाता है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देने में। और इतना प्रिपरेशन करने के लिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत मायने रखता है। अगर उसमें भी लोग सेटिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो मिडिल क्लास बच्चे कहाँ जाएंगे? हम वो तो नहीं है ना। सब यही है, हम लोग के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और क्या कहें।
तो देखिए अभिनव, यहाँ पर बच्चों का कहना है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम्स में भी सेटिंग होने लगी है और ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है तो गवर्नमेंट को कुछ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, किसान परिवार के बच्चे होते हैं, किस तरह से पटना में रहते हैं। ये तस्वीर भी हमने दिखाई है कि बहुत कम पैसे में किराया भी देना है, खर्च भी अपना निकालना है, पढ़ाई भी करनी है। तो आप समझ सकते हैं इन छात्रों की पीड़ा, और जब ये मेहनत करने के बाद एग्जाम बिल्कुल रितेश, उनकी पीड़ा है और वो बयां भी कर रहे हैं कि एक तरफ जो है हकमारी हो रही है, दूसरी तरफ अगर अपने हकों के लिए वो आवाज उठाते हैं तो डंडे भी बरसा दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये अजीबोगरीब स्थिति है। और बिहार में खासतौर पर अगर अभ्यर्थी बहुत ही सीमित संसाधन में अपने आप को आंच पर झोंक कर अगर तैयारी करते हैं तो इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं इस सच्चाई को जानने के बाद सबसे बड़ा झटका जो है इन्हीं अभ्यर्थियों को जरूर लगा होगा। शुक्रिया इन तमाम प्रतिक्रियाओं को हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको सीधे लिए चलेंगे अजमेर, जहां पर अशोक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, देश के अलग अलग कोने से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जहां भी अभ्यर्थी हैं, जहां भी परीक्षाओं का आयोजन होता है, हमारी साल के सबसे बड़े खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। अजमेर में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? जी बिल्कुल, अजमेर से संवाददाता भी हैं और संभाग प्रभारी हैं मनवीर सिंह जी चुंडावत, जिन्होंने इस पूरे खुलासे को सबके सामने रखा है और जिसके बाद देश भर में खलबली मची है। अजमेर के कई जो लोग हैं इस परीक्षा में शामिल थे, ऐसे में उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से वो इस धांधली को लेते हैं। पहले आपसे बात करते हैं, जो धांधली हुई है 8 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं, सालों तक जो लोग मेहनत करते हैं उनके साथ छलावा रहे हैं, किस तरह से लेते हैं इसको? ये बहुत दुखद है, पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ उनके सपनों को कुचलने वाला काम है। सबसे पहले तो मैं जी मीडिया की पूरी टीम को बधाई दूंगा, जिन्होंने पहले रीट के अंदर, फिर नीट के अंदर और अब ग्रुप डी के अंदर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके माध्यम से अभियुक्त जो है वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी दुख की घटना यह है कि राजस्थान जैसे शांतिप्रिय प्रदेश के अंदर लोग बेखौफ होकर के दलाल अपनी दलालियों का काम कर रहे हैं, परीक्षा के पेपर बिकने के लिए सामने आ रहे हैं, लोग नौकरी के सौदे कर रहे हैं। जिन गाँव के बच्चे जिन नौकरियों को पाने के लिए सपना देखते हैं, 10-10, 20-20 साल मेहनत करते हैं, उनको सपने को कुचलने का काम इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार से भय मुक्त होकर यहाँ के दलाल कर रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन को अब सख्ती से कार्रवाई करते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करना चाहिए। किस तरह से लेते हैं आप? पहले तो ऑफलाइन चीटिंग होती थी, अब ऑनलाइन परीक्षाओं में भी चीटिंग होने लगी। मैं राज्य सरकार जो भी है, इसमें करोड़ों युवाओं का मुद्दा है। ये जो ग्रुप डी है उसमें काफी लंबे समय से विद्यार्थी है ना तैयारी करते हैं, फिर वैकेंसी जैसे एग्जाम आते हैं तो उस टाइम 8 लाख 10 लाख अखबारों में आते हैं कि 10 लाख में पेपर बिक रहा है, 6 लाख में बिक रहा है, कहीं 12 लाख में बिक रहा है, कहीं नकल पकड़ी जा रही है, कहीं हैकर बैठते हैं सेंटरों के बाद। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि युवाओं के साथ छल कपट हो रहा है। जो मेहनत करके जॉब की कोशिश करते हैं उनके लिए तो ये एक आत्महत्या करने का जैसे मुद्दा आता है। पहले रीट में भी देखा काफी विद्यार्थियों ने आत्महत्या की इस मुद्दे पे। तो राज्य सरकार तो इसमें कर क्या रही है? ना तो उनके पास कोई इनका लिए कोई ठोस कदम उठा पा रही है। अगर कानून बना दिया फिर भी नकलें हो रही है तो क्या मतलब रहा? इससे तो युवाओं के साथ छल कपट के साथ आत्महत्याओं की स्थिति में जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक तरफ विद्यार्थी के लाखों रुपए लगने के बाद, कोचिंगों की फीस, हॉस्टल फीस लगने के बाद विद्यार्थी इस स्थिति में आ जाता है कि पेपर आउट हो गया और मेरी नौकरी नहीं मिली। तो उनके साथ बहुत दुखद घटना है। इसके लिए सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कदम उठाना चाहिए ठोस। किस तरह से लेते हैं? लाखों जो विद्यार्थी हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ऐसे में अगर चीटिंग होती है या फिर जो दलाल हैं वो पेपर देकर जो है उनको पास करवाते हैं और पैसे लेते हैं, तो किस तरह से? ये तो चीज़ वैसे भी गलत है, क्योंकि जिन बच्चों के पास अगर पैसे वाले हैं तो वो तो उनके लिए तो नौकरी हो जाएगी फिर, और जो गरीब बच्चे रह जाएंगे वो गरीब ही रह जाएंगे। इस तरीके से फिर अगर सबको बांट दो पेपर, इससे अच्छा क्या है? सबको बराबरी दो भाई, बिना पैसे के बांट दो। अगर ऐसे ही करना है तो फिर हम क्यों तैयारी करें, क्यों लाखों रुपए लगावे, क्यों हम आप गाँव से बाहर शहर में आए तैयारी करने के लिए, क्यों हम ऐसा करें? अपने घर वालों को पैसा क्यों बर्बाद करें? पहले बोल दो कि पैसे वाले के लिए है एग्जाम, हमारे लिए नहीं है, तो हम क्यों करें फिर तैयारी इसके लिए? क्या लगता है किसकी गलती है इसमें, किसको जिम्मेदार? इस चीज का ठोस कदम तो राजस्थान सरकार को उठाना पड़ेगा और वो पुलिस प्रशासन को कहे, हुक्म दे कि सख्ती से हो सब कुछ, पेपर हो चाहे पेपर आना जाना सब कुछ हो, ये लीक हो कहाँ से रहे ये पता तो चले एक बार। क्या लगता है पूरे देश भर में ये पेपर हो रहा था, पटना में भी हुआ है, कई जगह पहले ट्रेनें भी फूकी गई थी इसी भर्ती को लेकर, अब ऐसे में इस तरह की चीटिंग पकड़ी जा रही है तो किस तरह से लेते हैं?
जी देखो, ये जो ग्रुप डी वैकेंसी है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है और इसका जितना भी मैनेजमेंट और जितना भी कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो अगर इसमें कहीं ना कहीं घपला हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का अपन वो कमजोरी मान सकते हैं और इसमें जो पूरी जो केंद्र सरकार है उनको सावधानीपूर्वक करना चाहिए। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार है वो युवाओं के द्वारा आई गई थी और अगर वो इस तरीके से युवाओं के सपने कुचलेगी, अगर वो एग्जाम सही से नहीं करा पा रही है तो वह अपना कार्य किसी अन्य संस्थान को दे सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार जिस तरीके से इससे घपले हो रहे हैं हमारी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर, इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के अंदर कई सारे विद्यार्थी है जो कि अपने गांव से खेत बेच के आते हैं, साल भर तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि कुछ असामाजिक तत्व लोग होते हैं जो कि पेपर बेच देते हैं तो एक तरीके से उनके लिए निराशा होती है। और इसका मैं पूर्ण जिम्मेदार केंद्र सरकार को मानूंगा, क्योंकि ये पूरा जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है वो पूरा केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहता है। तो अगर कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी रही होगी। जिन्होंने लीक किया है पूरा एक गिरोह होगा, तो क्या मानते हैं उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्द से जल्द? जी जरूर होनी चाहिए जिन्होंने भी ये गिरफ्तारी करी, क्योंकि एक तरीके से छात्रों के साथ अन्याय है। जो उन्होंने मेहनत की है, जो उनके माँ बाप के सपने हैं वो उन पे अन्याय है। तो इस तरह के जो भी इस तरह की असामाजिक गतिविधियां होती है उन पे रोक लगानी चाहिए। जैसा कि राजस्थान सरकार में गहलोत सरकार द्वारा विधानसभा में ये विधेयक भी पारित किया गया है कि जो भी राजस्थान में चीटिंग करता पकड़ा जाएगा उस पर उक्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करूंगा कि आप भी इसी तरह कुछ ऐसी विधेयक लावे, ऐसे नियम बनावे जिससे कि जो नकल होती है उस पर रोकथाम की जा सके। अशोक, एक सवाल जो है आपके साथ जो मौजूद है साथी उनसे पूछिए। अशोक, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, एक सवाल जो है वहां पर मौजूद साथियों से पूछिए कि देश भर में ये परीक्षा आयोजित होती है और अलग अलग जगहों पर, गुजरात में अगर सीटें बिक रही हैं तो राजस्थान में जो दलाल हैं वो बैठकर ये काम कर रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, कोलकाता, तमाम जगहों पर सीटें बिक रही हैं और ये पूरा रैकेट संचालित राजस्थान से हो रहा है। क्यों राजस्थान जो है ऐसे दलालों का केंद्र बना हुआ है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, सीधे सवाल लेते हैं। कई जगह पर, कई राज्यों में परीक्षा हो रही है, सीटें बिक रही है, तो इसका जो रैकेट है वो राजस्थान में है, यहाँ से ही संचालित हो रहा है या और भी कहीं से हो रहा है? तो राजस्थान में हो रहा है, तो किस तरह की आप कार्रवाई की मांग करते हैं? सबसे पहले तो मैं जी राजस्थान का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने रीट के पेपर के अंदर, नीट के पेपर में जिस तरीके से खुलासा किया है और अब ग्रुप डी के अंदर खुलासा किया है। सबसे पहले मैं अजमेर के संभाग प्रभारी मनवीर सिंह जी चुंडावत का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने नीट के पेपर के अंदर भी खुलासा किया और आज ग्रुप डी के पेपर में भी खुलासा किया है। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये रैकेट पकड़ा गया और राजस्थान जो है कि शांतिप्रिय प्रदेश रहा है, उसके बावजूद भी इसके अंदर ऐसे खुलासे हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को दोषी मानता हूं, क्योंकि राजस्थान सरकार इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से नीट के अंदर भी मामला जो जारी हुआ और मामले होने के बावजूद भी आज तक भी उनके ऊपर केवल उनको पकड़ लेना ही कार्य नहीं है, उनको पकड़कर उनको दोषी सिद्ध करना और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना और उन पर जल्द से जल्द फास्ट ट्रायल चलाकर और उनको जल्दी से जल्दी दोषी सिद्ध करना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो और ये जो मामले चल रहे हैं उनके ऊपर बंदिश लग सके। आप किस तरह से लेते हैं? देश भर में इस तरह की परीक्षाएं होती हैं, कई जगह धांधलियां पकड़ी जा रही हैं, राजस्थान में बड़ी संख्या में अब लगातार जो है इस तरह के खुलासे जी मीडिया की ओर से किए जा रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई की मांग? अपने ये ग्रुप डी का मामला राजस्थान का तो है नहीं है, अपने पूरे देश का मामला है। जो दूसरी जगह भी घोटाले होते रहते हैं। आप जैसे अभी जी न्यूज वाले ने भी अभी अच्छी पहल करी है कि पहले की भर्तियों में भी खुलासा किया है, लेकिन जो बच्चा अपने गांव से निकल के शहर में जाता पढ़ाई करता, 300 रुपए से 3000 तक उसको फॉर्म भरता है, तो वो पैसा कोई जमीन गिरवी रखता है, कोई गहने रखता है या पढ़ाई करने आता है। तो सरकार चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, मिली भगत के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी पेपर तो बेच नहीं सकता है। तो सरकार या मंत्री मिनिस्टर उनमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इसमें एमएलए मंत्री पाया जाता है उनको बर्खास्त किया जाए। सबसे हमारी पहली ये मांग है सरकार के, या फिर राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार नहीं, जैसे अदर राज्यों में भी इसके मामले में की गड़बड़ी आ रही है। किस तरह से लेते हैं आप अगर इस तरह की जो कार्रवाई होती है, कई जो लोग हैं अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, तो उनको गिरफ्तारी की मांग को लेकर क्या कदम उठाने चाहिए पुलिस को? ये केंद्र सरकार के ऊपर होता है या राज्य सरकार है, वो ठोस कार्रवाई करे उस पर कि भाई जो बाहर अभी तक क्यों घूम रहे, क्यों हो रहे पेपर लीक? पहले हमें बताओ। 8 लाख 10 लाख कह रहे हैं कि हम पास करा देंगे, ये कर देंगे, वो किस लिए? हम खुद के मेहनत से नहीं कर सकते क्या? पैसे वाले के लिए क्या हर एग्जाम? हमारे लिए नहीं, कि हम गरीब बच्चे, हम किसानों के बच्चे के लिए नहीं है क्या?
हम बाहर से पढ़ने आते हैं, यहाँ पे अजमेर शहर में या किसी भी शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पैसे लगाते हैं, कोचिंगों को देते हैं, यहाँ पे रूम का किराया देते हैं, सब कुछ होता है सेटल। 1,00,000 रुपए लगाते हैं, 1,00,000 1,50,000 लगते हैं महीने साल के। उसके बावजूद अगर किसी और को पेपर दे दो तो हमको मना कर दो ना कि हाँ भाई आपके एग्जाम नहीं लेना, हमको जिसके पैसे है, जो पैसा देगा हम उसके एग्जाम लेंगे, पेपर पहले ही दे दो उनको। हमारे क्या मतलब फिर हम तैयारी करने का? हम तो फिर पीछे, गरीब बच्चा तो गरीब ही रह जाएगा, और जो अमीरों का जिनका पैसा है वो आगे बढ़ जाएगा। तो क्या मतलब? अशोक, इन तमाम अभ्यर्थियों से एक सवाल पूछिए अशोक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, कि बेरोजगारी इन दिनों देश में सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थान में भी अगर समस्याओं की बात करते हैं तो बेरोजगारी का नंबर सबसे ऊपर आता है। क्या लगता है इन्हें कि इस तरीके से भर्तियां निकलती हैं, सीटें बिक जाती हैं और मेहनतकश जो अभ्यर्थी हैं वो जो है बिना नौकरी के रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ने का इसका जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसके पीछे एक कारण ये भी है, सिर्फ यही कारण नहीं है लेकिन एक बड़ा कारण जो है ये भी है कि अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है धांधली की वजह से। जी बिल्कुल, बेरोजगारी लगातार जो है वो बढ़ रही है, राजस्थान हो या फिर देश के अलग अलग हिस्से हों। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि धांधली जो है वो लगातार बढ़ रही है। जिन लोगों को नौकरी पहले से है उनको और नौकरियां मिल रही हैं, और जिनको जरूरत है उनको ये नौकरियां नहीं मिल पा रही है। क्या मानते हैं? जी देखो, बेरोजगारी का तो सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से गवर्नमेंट वैकेंसी वो भर्ती नहीं निकलने जा रही है, और जिस तरीके से हमारे देश की जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जैसे कि हमारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कह दिया। मैं आपके जी न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में आज के 4 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब बैंक के अंदर प्रतिवर्ष 20,000 से 25,000 की वैकेंसी निकला करती थी। लेकिन जब से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसके बाद में जैसे गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट में कन्वर्ट हो गए, तो उसके बाद में जो गवर्नमेंट वैकेंसी की जो 20,000 एक साल में वैकेंसी निकला करती थी वो घट करके आज मात्र 8,000 से 5,000 के बीच में रह गई है। तो इस तरीके से अगर बेरोजगारी की बात कहूं तो जिस तरीके से हमारे भारत देश में जितने भी सरकारी उपक्रम है उनको प्राइवेट किया जा रहा है, उन्हें मात्र किसी 2 या 3 जनों को बेच करके उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इसका दूसरा मुख्य कारण हमारे भारत देश में जो एक व्यावसायिक शिक्षा है उसकी कमी होना भी है, क्योंकि आज भी हमारे भारत देश में जो बहुत पुराने जमाने में एजुकेशन सिस्टम था वही चलता आ रहा है। जब तक हमारे यहाँ भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू नहीं किया जाएगा तब बिल्कुल तक अशोक, कहीं ना कहीं ये दर्द जो बयां कर रहे हैं छात्र ये बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि देखिए नजरिया अपना अपना हो सकता है लेकिन कुल जमा जो बात है वो यही कि नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, धांधली हावी है, और अगर सीटों की नीलामी इस कदर होने लगे तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। और यही वजह है कि ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड के जरिए जो सच्चाई हम सामने लेकर आ जाए हैं उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये वो स्याह और काली सच्चाई है जिस पर पर्दा डला हुआ था। और आज जब जी मीडिया ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इस पर्दा को हटा दिया है तो अब तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं कि कैसे धांधलीबाजों की वजह से आज नौकरियों के लाले जरूरतमंदों को पड़ रहे हैं, और मेहनतकश जो है वो आखिर क्यों देश में पिछड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे कॉलर भी हमारे साथ हैं, कुछ कॉलर्स से भी बात करते हैं। जी नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी सुन पा रहे हैं आप तो अपना परिचय दीजिए। हेलो जी महाशय, आप अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब तमाम लोगों से एक अपील मैं करता चलूं कि जो भी हमसे जुड़े फोन करें वो टीवी सेट का वॉल्यूम डाउन कर दें, कम कर दें, और या फिर अपने टीवी सेट से दूर हटकर मोबाइल फोन पर सीधे हमसे बात करें। अगर टीवी के वॉल्यूम को सुनकर आप मोबाइल पर हमसे बात करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो आप अगर चाहते हैं इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन पर, ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड पर अपनी प्रतिक्रिया देना, अगर कोई सवाल आपके मन में है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे मुहिम को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहा है, आप सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, जी नाम बताएं, परिचय दें। हेलो जी जी, मैं बिहार से सरोज कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका, बताएं। जी जैसे हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ, और जमीन बेच तैयारी करते हैं, और ग्रुप डी का एग्जाम दिया इस बार, और ऐसा होगा तो हम लोग कैसे पास होंगे? आप जो खुलासे हुए हैं, जो खुलासे हुए आप बिहार में बैठकर देख रहे हैं, देखिए
अलग अलग जगहों पर जो ये रैकेटियर है ये काम कर रहे हैं। राजस्थान में बैठकर सोचिए, बिहार की आपकी सीट बिक जा रही है और ये देश के सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक होता है। ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कभी सोचा था आपने? ये तो देश का दुर्भाग्य है जो और कोई इतना सारा न्यूज चैनल है, कोई इस मुहिम को ये आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी, हमारी सफलता इसी में है कि आज राजस्थान के इस खुलासे पर आप बिहार से हमसे ये संपर्क करके बातचीत कर रहे हैं। यही जो है कहीं ना कहीं हमारी एक बड़ी कामयाबी है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, नाम बताएं अपना और कहां से बात कर रहे हैं आप? महाशय आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सुन पा रहे हैं जी। निकिता बोल रही हूँ जी भिवानी से। जी निकिता जी स्वागत है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हेलो जी जी अपनी बात रखिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी ये राजस्थान में इतने ज्यादा वो बढ़ रहे हैं जी अपराध दलितों के लिए। देखिए कई समस्याएं हैं और उन समस्याओं में आपकी समस्या भी कहीं ना कहीं ठहरती जरूर है, लेकिन हम कदर करते हैं ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर और वक्त बेवक्त हम जो है तमाम मसलों पर कोशिश करते हैं कि हम मुद्दे उठाएं और उनको सार्थक नतीजे तक पहुंचाएं। लेकिन आज ग्रुप डी परीक्षा को लेकर जो हमने खुलासा किया है, ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड, हम चाहेंगे कि इसी पर जो है केंद्रित होकर आज अपनी प्रतिक्रिया आप तमाम दर्शक दें। जी एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताएं अपना। अशोक कुमार साहब। जी अशोक जी कहां से बात कर रहे हैं? मैं आपको सबसे आप बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी राजस्थान को। जी मैं गंगापुर से बात कर रहा हूँ साहब, राजस्थान से। अच्छा अच्छा बताइए क्या कहेंगे? जी इस राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आपने ये खुलासा किया है, मैं इससे बहुत खुश है हम जी। और मैं ये चाहूंगा कि साहब ये पहले भी जो बेल हो जाती है लोगों की, बेल कैसे हो जाती है समझ में नहीं आती है इन लोगों। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। हाँ देखिए हमने देखा इस पूरे मामले को लेकर और यही सवाल हम भी उठा रहे थे कि कई भर्ती परीक्षाओं में जब धांधली का खुलासा जी मीडिया ने किया तो जो लोग पकड़े गए वो पहले दूसरी भर्ती परीक्षाओं में आरोपी रहे हैं, जमानत पर बाहर आते हैं, फिर से दूसरी भर्ती परीक्षाओं में धांधली में जुट जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने सरकार से सवाल भी किया, मंत्री भी जुड़े हुए थे हमारे साथ जब खाचरियावास साहब, तो उनसे भी हमने ये जानने की कोशिश की। और ये जो है एक बड़ा सवाल है कि जब तक जो उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो जमानत पर निकलेंगे, कुछ दिन जेल के भीतर रहेंगे और फिर आकर दूसरी परीक्षाओं में भी धांधली का खेल खेलेंगे। तो इसलिए मैंने कहा बहुत वाजिब बात आपने कही कि ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है ताकि दोबारा वो किसी भर्ती परीक्षा को खराब ना करे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी राय, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और हम चाहेंगे, क्योंकि ये आपके हितों की बात आज हम कर रहे हैं, आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा था और यही वजह है कि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर मनवीर सिंह चुंडावत ने जान जोखिम में डालकर जो सच्चाइयां निकालकर सामने लाई है, जो कैमरे में, खुफिया कैमरे में कैद हुआ है, इन सच्चाइयों को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है ये आप एक बार जो है हमसे जुड़ें और जरूर बताएं। एक और हमारे साथ कॉलर हैं, परिचय दीजिए अपना। जी कहां से बात कर रहे हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शकूर खान, जोधपुर से बात कर रहा हूं मैं। जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे बच्चों को कैसे करके पढ़ा रहा हूँ, मजदूरी करता हूँ जी, और मजदूरी करके मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ऐसे में ऐसा हो गया तो मैं कैसे काम करूंगा? बिल्कुल आपका दर्द जो है वो वाजिब है और आपके जैसे जो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, खून जलाते हैं, पसीना बहाते हैं और ये ख्वाब पालते हैं कि आपके बच्चे एक अदद सरकारी नौकरी अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह के धांधलीबाज सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी को करते हैं तो आप जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोगों पर ये चोट होती है। हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ और हम यही उम्मीद करते हैं, आपका दर्द जो है महसूस करते हैं। यही वजह है कि इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ हम कर रहे हैं और यकीन जानिए कि जब तक ये
दलाल, ये धांधलीबाज सिस्टम से चिपके रहेंगे, तब तक हम एक के बाद एक खुलासे करते रहेंगे, जब तक इनका पूरा सफाया नहीं हो जाता, आपको आपका हक नहीं मिल जाता, आपके बच्चों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक जो है हम ये मुहिम लगातार जारी रखेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अगले कॉलर का रुख करते हैं। जी, नाम बताइए और कहां से फोन कर रहे हैं आप? हेलो जी।